हाँ दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग आपके साथ में शुरू करेंगे फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। वो किसी क्लास के लिए नहीं है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिर आप किसी तरंग के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम लोग इसमें विभिन्न प्रकार की जो तरंगे होती हैं उनके बारे में जानेंगे और ये तरंगे होंगी विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आप लोगों ने कई चुंबकीय तरंगों के बारे में नाम सुना होगा, जैसे एक्स रेज होती है, गामा रेज होती है, ये और आप इंफ्रारेड के बारे में सुना होगा, माइक्रोवेव तरंगे क्या होती हैं, सभी तरंगों के बारे में जानेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कौन सी, विद्युत चुंबकीय। यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। अब यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से ये उत्पन्न होती हैं। और दोनों का जो वाइब्रेशन होगा ये हम समझ लेते हैं यहां से, इस तरह से ये होती है प्रोपगेशन की दिशा, मतलब जब तरंगे चलती हैं। और ये होती है किसकी दिशा, ये मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे बोलेंगे ई, और ये वाला है मैग्नेटिक फील्ड यानी बी। ओके, और ये तरंग मान लेते हैं ऊपर वाली है, चुंबकीय तरंग है, ये इधर चुंबकीय बोल दो, या फिर ये हो गई इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक तरंग। ये दोनों चल रही है और ये चलने से इनकी जो दोनों की दिशा होती है एक दूसरे के लंबवत होती है, इस तरह से होती है। तो इसको सिद्ध किया था किसने, मैक्सवेल ने। तो इसीलिए मैक्सवेल इसके लिए फेमस है। मैक्सवेल का जो तरंग सिद्धांत है आप क्लास 12 में जाएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। तो इनके दोनों की जो चलने की दिशा होती है भैया वो होती है 90 डिग्री पर, मतलब एक दूसरे के लंबवत होती है। तो जब एक दूसरे के लंबवत कौन कौन सी, ई यानी चुंबकीय और बी यानी चुंबकीय और ई मतलब इलेक्ट्रिक जो करंट्स होती हैं, ये अगर चलेंगी, ये चुंबकीय तरंगे चलेंगी ना, तो दोनों के चलने से जो तरंग उत्पन्न होगी उसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि, और इसमें एक चीज और है, कंपटीशन में इस तरह से पूछा जाता है कि तमाम चुंबकीय तरंगों के 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दे देंगे और बता जाएगा आपको बढ़ते एनर्जी के लेवल में सजाना है, बढ़ते हुए इसके उसके जो बोलते हैं तरंग दैर्घ्य उसके लेवल में सजाना है। तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, वहां से आपको नाम भी याद हो जाएंगे सारे और आप उसको कर भी सकते हैं। ठीक, तो ये मैं मिटा रहा हूं, फिर तरंगों के जो नाम है वो लिख रहा हूं, कौन कौन सी जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो एक ट्रिक है, आप लोग ट्रिक लिख लें, इससे आपको एनर्जी लेवल पता चल जाएगा, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, और सबके नाम भी याद हो जाएंगे आसानी से। ट्रिक है सोरे माइन विजाल्ट्रा, यहां पर विजाल्ट्रा लिखना है, और एक्स और गम का आप याद करें ट्रिक हमारे साथ में, सोरे माइन विजाल्ट्रा एक्स गम का। ठीक, ये है कास्मिक, ये वाला जो का है ये है कास्मिक रेज, और ये जो गम है इसका मतलब हो जाएगा गामा रेज, एक्स से हो जाएगा एक्स रेज, ये जो विजाल्ट्रा है वी से विजिबल हो जाएगा, अल्ट्रा से अल्ट्रा हो जाएगा, यहाँ पर माई से माइक्रो हो जाएगा, और इन से हो जाएगा इंफ्रारेड। आप इसका हमारे साथ में नाम लिख लें तो ज्यादा सही रहेगा। ओके, तो देखिए जो एसओ से है मतलब सो है, सो से सोनार वेव्स हो जाएगा। आपको याद रखना है सोनार वेव्स जो होती हैं वो जो समुद्र होता है, समुद्रों में जहाज के नेविगेशन में काम आती हैं, ये साउंड की जो तरंगे होती हैं उस पर काम करता है। तो आप इसको हटा देना और बाकी यहां से रे से शुरू करना है। ओके, तो ये है सोनार, और सोनार को यहां से हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये कौन सी वेव्स हैं, ये सोनार वेव्स जो होती हैं वो उसमें आती हैं, आपके क्या बोलते हैं ध्वनि तरंगों में आती है। ठीक, तो यहां पर इसको हमको नहीं पढ़ना है। फिर ये जो है आर से हो जाएगा रेडियो, आपको लिखना है रेडियो तरंग। ठीक, रेडियो वेव्स, माई से माइक्रोवेव, और इन से इंफ्रारेड, इंफ्रारेड आई आर से आप इंफ्रारेड या इसे अवरक्त किरण कहते हैं, आप ले सकते हैं अवरक्त। ठीक, फिर उसके बाद में है वी से विजिबल, विजिबल जिसे दृश्य प्रकाश आप लोग कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में होता है। ठीक, तो अगर हम विद्युत चुंबकीय का अगर एक डिफिनेशन और बताएं तो विद्युत चुंबकीय जो होती है वो प्रकाश ही है, मतलब प्रकाश का एक भाग ही होता है, और प्रकाश उसका छोटा सा भाग है, क्योंकि ये जो विजिबल है वो प्रकाश ही होता है। जैसे आप लोग इसको क्लास 10th में पढ़े होंगे, और जो क्लास 10th नहीं गए अभी है तो वो आगे पढ़ेगा।
ठीक, विजुअल में आपके अभी जो जो कलर आएंगे हम बताएंगे आपको। फिर उसके बाद में अल्ट्रा है, जिसको आप यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं, जिसे पराबैंगनी किरण कहते हैं, इसे कहते हैं पराबैंगनी। ओके, अब पराबैंगनी इसका नाम क्यों पड़ा ये भी हम आपको बताएंगे। जो एक्स रेज है इसको एक्स रे बोलते हैं, जो चिकित्सा में बहुत यूज किया जाता है। और फिर गा से जो गम है इसे है गामा रेज। गामा रेज मैंने आपको जो एक वीडियो बनाई है उसमें बताया है, वो वीडियो है उसके रेडिएशन पर आधारित, अल्फा बीटा गामा तीनों रेडियो एक्टिव मैंने बताया है। और का से हो जाएगा कास्मिक। ठीक, ये कास्मिक रेज को अंतरिक्ष किरणें भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी बौछार अंतरिक्ष से होती है। तो आप लोग याद कर लें। अब ये क्या है, ये यहाँ पर सोनार वेव्स जो है इनका नाम नहीं लिखना, क्योंकि सोनार एक प्रकार का आपका नेविगेशन के लिए एक यंत्र होता है जो नेविगेशन में यूज किया जाता है। इसमें होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, वो यूज होती है, लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो आप यहाँ पर इसको हटा करके आप इन यहाँ से रेडियो से याद करेंगे। ठीक, अब ये कौन सा क्रम है, तो ये जो अगर हम बात करें तरंगदैर्घ्य की, अब तरंगदैर्घ्य ये क्या चीज नहीं आ गई, तो मैंने आपको जो ध्वनि वाला लेसन पढ़ाया है उसमें तरंगदैर्घ्य के बारे में थोड़ा सा बताया है, या आप यहाँ पर थोड़ा देख लें। ये मान लो क्या है, एक सोर्स है, यहाँ पर ये है तरंगों की चलने की दिशा, और तरंग मान लो ऐसे ऐसे चल रही है, ये तरंग ऐसे ऐसे कंपन कर रही है। तो एक कंपन कहां से पूरा होगा, इसका एक कंपन यहां से आकर के यहां तक पूरा होगा। तो एक कंपन पूरा करने में इसको, या फिर एक कंपन जैसे करेगा तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है इसको बोला जाता है क्रस्ट यानी श्रिंग, और फिर ये वाला जो होता है ये इसको बोलते हैं गर्भ। तो एक श्रिंग से एक दूसरे श्रिंग के बीच की दूरी, या एक कंपन जो पूरा करता है उसके बीच की दूरी को आप बोलते हैं क्या, ये लैम्डा। ठीक, लैम्डा की बोला जाता है तरंगदैर्घ्य, और लैम्डा जितना ही ज्यादा होगा उतना उसकी आवृत्ति यानी प्रकाश की जो एनर्जी उसमें है, या फिर कोई भी दूसरी रेडिएशन है तरंग है, उसकी आवृत्ति उतनी ही कम होगी। ठीक, और अगर एक दूसरी मैंने बना दी है उसकी ऐसे ऐसे वो ऐसे ऐसे चल रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी आवृत्ति ज्यादा है, मतलब ये एक कम समय में ज्यादा चक्कर लगा रही है, और यहाँ पर ये बहुत दूर दूर इसके ये बन रहे हैं जो छल्ले, ये बहुत दूर दूर बन रहे हैं, यानी इसका तरंगदैर्घ्य, ये तरंगदैर्घ्य इसका कम हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, एनर्जी तरंगदैर्घ्य के विपरीत होती है, ये समझे आप लोग। तो ये तरंगदैर्घ्य का जो है वो कौन सा क्रम है, तरंगदैर्घ्य का ये घटता क्रम है। तो आप लिख सकते हैं लेमडा, लेमडा को तरंगदैर्घ्य से दर्शाते हैं, आप लिखते हैं लेमडा का यानी तरंगदैर्घ्य का घटता क्रम। जब तरंगदैर्घ्य घटेगी, तरंगदैर्घ्य के जो ये इसको न्यू बोलते हैं, इसको आवृत्ति से आप समझ सकते हैं, आवृत्ति का आप इसको आवृत्ति ले सकते हैं, आवृत्ति का बढ़ता क्रम। अब धीरे धीरे आवृत्ति बढ़ती जाएगी, बढ़ता क्रम। ठीक, आप इसको याद रखेंगे। आप इसको अगर याद कर लें सोडियम बिजल्ट्रा एक्स गम का, तो आप इससे आप आराम से ये चीज कहीं पर आप पूछी जाए बता सकते हैं। ठीक, अब आवृत्ति जब बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, तो एनर्जी का भी ये कौन सा क्रम है, एनर्जी का बढ़ता क्रम है। तो आप इस तरह से इन पॉइंट को नोट कर सकते हैं, और फिर हम लोग एक एक अब जो रेडिएशन है उसके बारे में जानने वाले हैं कि इनका यूज कहाँ होता है, किस तरह की होती है, इनका नेचर क्या होता है, फिर हम लोग ये जानेंगे। तो आपका यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये मैंने पिछले जो वीडियो बनाई है उसमें बता दिया है, फिर आप वहां से आप देख सकते हैं, जो साउंड की मैंने वीडियो बनाई है आप इसको नोट कर लें, और फिर एक एक करके हम आपको बताते जाते हैं, तो वहां से आप समझेंगे। ठीक, तो हमको ट्रिक याद है, आप लोग भी याद कर लें, और फिर मैं एक एक लेता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन सी है। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, आप ये लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो शुरू करते हैं फिर हम इन सब के बारे में डिटेल से। तो ये सब जा रहा है फिर। तो सबसे पहले है ट्रिक में कौन, तो सो से सोनार वेव्स, मतलब सोनार वेव्स नहीं होता है, सोनार वेव्स में अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती हैं, तो उसको तुमको पढ़ना नहीं, पहले बता दिया। हमको सबसे नंबर 1 पढ़ना है रेडियो वेव्स। किसके बारे में, रेडियो वेव्स के बारे में। ये रेडियो तरंगे क्या होती हैं, तो अगर मैंने यहां पर लिखा था रेडियो तरंगों के बारे में, तो रेडियो तरंगे जो है वो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाली होती है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य का हमने कौन सा क्रम लिखा था, घटता क्रम लिखा था। तो रेडियो वेव्स पहले आई थी, तो उसके बाद में जो होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, तो तरंगदैर्घ्य का घटता क्रम है। अगर आप इसका एक स्पेक्ट्रम बनाए, अब आप लोग स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ोगे, तरंगदैर्घ्य का एक स्पेक्ट्रम बनाए सभी तरंगों का, तो वहां पर जो स्पेक्ट्रम मिलेगा तो उसमें सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य रेडियो वेव्स की होगी। अगर उस स्पेक्ट्रम को हम लोग यहाँ पर देखें तो वो समझ कैसे समझेंगे, देखो ये है, ये यहां पर ये समझे आप, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर ये जो
इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, यानी एक सुरंग दूसरे सुरंग के बीच की दूरी। तरंग मान लो ऐसे 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 चल रही तरंगे, और जब तरंगे एक कम समय में, मतलब यहां से यहां तक जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होंगी, तो जाहिर सी बात उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। आवृत्ति मतलब एक चक्कर, एक कम समय में चक्कर ज्यादा लगा देगा। यहाँ पर देखो ये चक्कर लगाने पर ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि इसके बीच में ये दूरी ज्यादा है, तो ये यहाँ पर जो है ये लैम्डा का मान ज्यादा हो जाएगा। जितने ज्यादा दूर चक्कर लगाने में दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी, समय ज्यादा लगेगा, लैम्डा का मान ज्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, एनर्जी उतनी ही कम होगी। यहाँ कम समय में ज्यादा चक्कर लग रहा है, ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, तो एनर्जी ज्यादा होगी। अब ये एक स्पेक्ट्रम है किसका, तरंग दैर्घ्य का। तो आप बताओ कि रेडियो वेव्स कहां पर लाई करेंगी, यहां पर होगा रेडियो वेव्स कि यहां पर, यहां पर। तो आप बता सकते हैं कि रेडियो वेव्स की जो तरंग दैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। तो जाहिर सी बात वेवलेंथ इधर सबसे ज्यादा होगा, तो रेडियो वेव्स सबसे इधर होंगी, सबसे लास्ट में। तो आपको इधर शायद दिख ना रहा हो, अगर दिख रहा है तो ठीक, नहीं दिख रहा है तो रेडियो लिखा हुआ है, यानी रेडियो वेव्स लिखी हुई, ठीक। ये रेडियो वेव्स है, तो रेडियो वेव्स यहाँ होंगी। अच्छा यहाँ पर कौन सी होंगी, सबसे लास्ट में सोरे माइन विजाल्ट्रा एक्स और गम का, लास्ट में का आया था, तो का से होता है कॉस्मिक रेज, तो कॉस्मिक रेज यहाँ पर होंगी। कौन सी, कॉस्मिक, तो कॉस्मिक किरणें यहाँ पर हो सकती हैं। और विजुअल जो है वो बीच में आती है, तो विजुअल का तरंग दैर्घ्य यहाँ पर इसमें लाई करेंगे। इस तरह से जो ट्रिक है आप इसको स्पेक्ट्रम के द्वारा दर्शा सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। तो हम इसको मिटा रहे हैं, अब रेडियो वेव्स पर आते हैं, ठीक। फिर रेडियो वेव्स के बारे में आइए विस्तार से पढ़ते हैं, क्या होती है रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स जो होती हैं, कैप गिर गया, इसका उठा लें। अभी जो रेडियो वेव्स है ये प्राकृतिक भी होती हैं और आर्टिफिशियली मतलब कृत्रिम रूप से मानव द्वारा भी इसको उत्पन्न किया जा सकता है। रेडियो वेव्स जो है ये आप लोगों ने सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में लोग देख लेते हैं। ये 1890 में इसको सबसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का बिना तार के माध्यम से, यानी ये एक ऐसी वेव्स होती हैं जो बिना तार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकती हैं। इसको 1890 में आप लोगों ने सुना होगा मार्कोनी का नाम, मार्कोनी ने इसका श्रेय प्राप्त किया। यानी सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग के आधार पर देखा कि जो रेडियो वेव्स होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी तार के माध्यम से ये भेजी जा सकती हैं, और इन्हीं के माध्यम से मार्कोनी ने क्या, रेडियो का आविष्कार किया। इसीलिए रेडियो के आविष्कार का श्रेय, यानी रेडियो का आविष्कार पूछा है किसने किया है, तो रेडियो का आविष्कार किसने किया है, मार्कोनी ने किया है, ठीक। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया है, मार्कोनी ने किया है, ये आप लोग याद रखेंगे। और ये जो रेडियो वेव्स होती हैं ये रडार में भी यूज की जाती हैं, यानी इसका उपयोग रडार में किया जाता है। अब रडार क्या हो गया, तो रडार जो है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं रडार को, लेकिन इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो फुल फॉर्म क्या होता है, अधिकतर पूछ लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ओके, तो इसका फुल फॉर्म लिख दें आप लोग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ओके, ये रडार कहां पर यूज होता है, जैसे मान लो मौसम खराब है तो एरोप्लेन के नेविगेशन में, मतलब उसका मार्ग तय करने में ये रडार का यूज किया जाता है। तो रडार का इस तरह से यूज हुआ। और ये जो रेडियो वेव्स हैं ये संचार में यूज की जाती हैं। तो आप ऊपर अगर जो एक ऊपर हम बात करते हैं तो ऊपर एक ध्यान आता है, ऊपर आयन मंडल है। आयन मंडल आप पृथ्वी पर जाएंगे, पृथ्वी से ऊपर देंगे, पृथ्वी पर नहीं, आयन मंडल आपको मिलेगा। सबसे पहले क्षोभ मंडल मिलता है, समताप मंडल मिलता है, फिर आयन मंडल आपको मिलेगा। तो आयन मंडल में आयंस के पार्टिकल होते हैं, यानी गैस जो है वो गर्म है और गैस से पाई जाती है आयनों के रूप में। तो रेडियो वेव्स जो होती हैं वो आयन मंडल द्वारा क्या होती है, परावर्तित कर दी जाती है। अगर आयन मंडल नहीं होता तब आप जो रेडियो का, टीवी का जो आप प्रसारण देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं उसको आप सुन या देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आयन मंडल अगर उनको परावर्तित नहीं करता, किरणों को वापस पृथ्वी पर नहीं भेजता, तब हम लोग वो संदेश फिर नहीं कैच कर पाते। मतलब फिर जो इस समय हमारे बीच का आपका कॉम्बिनेशन जो है, या टीवी पर आप जो कुछ देख रहे हैं या रेडियो में कुछ सुनते हैं, वो आपको वो सब कुछ नहीं हो पाता। तो आयन मंडल क्या करता है, रेडियो वेव्स को परावर्तित करके पृथ्वी पर भेजता है। तो आप इस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं कि रेडियो वेव्स का यूज कहां किया जाता है, तो रेडियो वेव्स का यूज होता है कम्युनिकेशन के रूप में, और ये संचार माध्यम में, जिसे संचार माध्यम हिंदी में बोलते हैं, और आयन मंडल इसको परावर्तित करता है, और ये रेडियो और टेलीविजन इसके लिए सहायक होती है। ठीक, तो रेडियो वेव्स सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाली तरंगे होती हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं दूसरे वेव्स की ओर, और वो दूसरी वेव्स कौन है, तो आप इतना इसके बारे में याद रखें, रडार के बारे में याद रखें। यहाँ पर रडार में भी यूज किया जाता है। कौन सी वेव्स, रडार में कुछ थोड़ी मोड़ी मात्रा में माइक्रोवेव्स भी यूज होती है। ठीक, तो इसको हटा रहे हैं और बढ़ रहे हैं दूसरे नंबर की ओर।
तो दूसरा नंबर का ट्रिक क्या है हमारा, ट्रिक के माध्यम से नंबर 2 पे कहूं सोरे माइन, माइन से आए हम लोग अब पढ़ेंगे माइक्रोवेव्स के बारे में। ये माइक्रोवेव्स होती क्या है? माइक्रोवेव्स को हिंदी में सूक्ष्म तरंगे भी कहा जाता है। तो हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लें सूक्ष्म तरंगे। ठीक, अब इनकी जो तरंग दैर्घ्य होगी वो रेडियो वेव से ज्यादा हो जाएगी। तरंग दैर्घ्य एग्जैक्टली नहीं पूछा जाता है, ये तरंग दैर्घ्य का क्रम पूछा जाता है, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया, आप उससे याद कर सकते हैं किससे कम किसकी ज्यादा होती है। तो माइक्रोवेव्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला एक पॉइंट आप लोग लिखें कि माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज की जाती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे कि कोई उपग्रह पृथ्वी के ऊपर भेजा गया, तो पृथ्वी के ऊपर जब भेजा जाएगा तो वहां से कोई संदेश भेजना है तो वो उसमें माइक्रोवेव्स यूज होती हैं। तो आप लोग लिखें कि उपग्रह से संदेश भेजने में कौन सी यूज होती हैं? ये माइक्रोवेव्स यूज होती हैं। और जो टेलीकॉम टावर्स होते हैं, तो आप लिख लें टेलीकॉम टावर्स। टेलीकॉम टावर जिससे नेटवर्क आता है और आपका फोन चलता है, आप लोग बात करते हैं, तो ये जो टेलीकॉम टावर है इसमें कौन सी वेव्स यूज होती हैं? इसमें होती है माइक्रोवेव्स। ठीक, माइक्रोवेव्स दो तरह की होती हैं, एक होती है हाई एनर्जी वाली, एक होती है लो एनर्जी वाली। तो ये दोनों इसी में यूज होती हैं, किसमें? टेलीकॉम टावर्स में। तो नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 माइक्रोवेव्स का जो यूज होता है वो होता है, आप लोगों ने गरम, मतलब कुछ समय पहले आप खाना बना के रख दें तो आप उसको गर्म करना चाहते हैं। अधिकतर ऐसे खाना जिसमें पानी के कुछ अणु मौजूद हो, जाहिर सी बात है कोई खाना बना बिना पानी के तो जल्दी कोई खाना बनता नहीं, अगर कोई बनता है तो कमेंट में बताओ। और माइक्रोवेव्स जो होती हैं ये यूज्ड की जाती हैं, यूज्ड इन माइक्रो ओवन। ओके, माइक्रोवेव्स यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन में, मतलब आप ओवन लिखने से ओवन में यूज की जाती हैं खाने को गर्म करने के लिए। अब ये जो मौलिक, मैंने जल की बात क्यों की? क्योंकि जो माइक्रोवेव्स होते हैं ये जल के अणु जहां मौजूद होते हैं उनको, उनसे जब इनका रिएक्शन होता है, मतलब उनसे जब मिलते हैं तो उनको तेजी से वाइब्रेट करते हैं। जल के अणु माइक्रोवेव्स को अपने आप में एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उनके अंदर वाइब्रेशन होता है। अगर आपको पकड़े हम और आपको झटक दें, खूब देर तक झटकते रहें, तो आप में क्या होगा? वाइब्रेशन होगा, आपके अंदर पसीना आ जाएगा, गर्मी आ जाएगी। या फिर आपको दौड़ा दें, वाइब्रेशन होगा तो गर्मी आ जाएगी। उसी तरह से जल के अणु जो होते हैं वो बेचारे वाइब्रेट किया करते हैं और खूब देर तक वाइब्रेट करेंगे तो उसमें गर्मी, हीट उत्पन्न कर देते हैं वो, जिसके कारण से वो खाना गर्म हो जाता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव्स जो होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता पोलर में होती है। पोलर का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है ध्रुवीय अणु। इसको मिटा रहे हैं। ध्रुवीय अणु वो अणु होते हैं जैसे कि हमने लिख दिया H2O, H2O या फिर NH3। अब देखिए, और यह लिख दिया O, आप समझ गए, या H, H2 या O2। ये दो अणुओं से, दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। यहाँ पर इस पर माइनस होता है, इस पर भी माइनस होता है 2 का, और इस पर एक प्लस होता है, इस पर भी एक प्लस होता है। तो दोनों परमाणुओं में देखो प्लस प्लस है, यहाँ पर माइनस माइनस है। तो दो ध्रुव कहां पर है? एक ही ध्रुव तो है माइनस माइनस वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर H प्लस है और ऑक्सीजन माइनस है, और यहाँ पर अमोनिया में H प्लस है और नाइट्रोजन माइनस है। इस पर 3 होता है, इस पर 1 होता है। ठीक, आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ध्रुव बन रहा है। तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओवन में कौन से जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वही, अगर जिसमें मौजूद होगा उसी को गर्म करते हैं। ठीक, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे माइक्रोवेव्स के बाद में। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा माइक्रोवेव्स का। अब माइक्रोवेव्स के बाद में ये मिटा रहे हैं हम। माइक्रोवेव्स के बाद में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि हम थोड़ा पूरा विस्तार से इसमें देख लेंगे, डबल वीडियोस की नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो नंबर 2 के बाद में नंबर 3 जो आपका है सोरे माइन, मतलब इंफ्रारेड आ जाएगा, इंफ्रारेड वेव्स। ठीक, अब इंफ्रारेड को बोलते हैं अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें। अब अवरक्त किरणें क्या होती हैं? इनका भी अगर रेडिएशन, उसके तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे
तो जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है उससे वो तरंग दैर्घ्य जो है उससे थोड़ा से कम होगी और आने वाली से ज्यादा होगी। ठीक, आने वाली कौन है अभी आप लोग क्लियर हो जाएगा, आपको ट्रिक जब याद है तब। अब जो अवरक्त किरणें होती हैं इनका यूज कहाँ किया जाता है, तो और जो रिमोट सेंसिंग होता है, रिमोट सेंसिंग जो है थोड़ी दूरी के लिए, कम लघु दूरी के लिए, वो रिमोट सेंस में ये काम आता है। टीवी को चलाने के लिए जो रिमोट सेंस होता है उसके लिए कौन से ये अवरक्त या इंफ्रारेड यूज होती है। फिर नंबर 2 पर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये इन्वायरमेंट से संबंधित है, ये होता है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होती है कौन, इंफ्रारेड जो रेडिएशन होती है। ये किस तरह से होता है, तो आपको पता है पृथ्वी पर वायुमंडल है, ये पृथ्वी है, इसका वायुमंडल है, और इंफ्रारेड रेज मान लो सूर्य से आ रही है, क्योंकि सूर्य विद्युत चुम्बकीय तरंगे इमिट ही करता है, उस वहां से उत्सर्जित होती है। अब ये आएगा तो ये एटमॉस्फेयर से गैसों के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगा, और आपको पता है कि इसके लोअर में जो क्षोभ मंडल है वहां पर तमाम सारी गैसें हैं, और ये गैसें क्या करती हैं कि इस इंफ्रारेड को पकड़ लेती हैं, पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में फैला देती है सब तरफ, और अंदर बादल है और बादल इनको जाने नहीं देता है, और फिर यहाँ पर इनकी जो गर्मी है वो यहीं पर बनी रहती है, जिसके कारण से यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक, यानी पृथ्वी का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है, ये वापस वहां फिर से लौट के नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो कौन सी ऐसी रेडिएशन है, अगर रेडिएशन की बात किया, तरंगों की बात किया विद्युत चुम्बकीय तरंगों में, तो है कौन सी, इंफ्रारेड रेज यानी रिमोट सेंसिंग वाली रेज। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। और एक इसका एक हम बता रहे हैं, पहले ये वाला बता देंगे बारे में। तो अवरक्त किरणें हो गया हमारा। नंबर 4 देखते हैं, जो हमारा नंबर 4 है वो कौन सा है, तो नंबर 4 हमारा आएगा तो सोरे माइंस हो गया, और विजाल्ट्रा मतलब अब आ जाएगा विजिबल, तो विजिबल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, विजिबल इस स्पेलिंग छुट्टी में लिखते हैं, विजिबल रेज, यस रेडिएशन आप लिख लें या विजिबल रेज लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो विजिबल में आप लोग को याद रखना है ये वेव जो आपकी आंखें देख सकती है, रेडियो वेव्स को आपके जो ज्ञानेंद्रियां होती है उसको महसूस नहीं कर सकती, लेकिन आपकी आंखें तो विजिबल है, मतलब इसको दृश्य है, इसको दृश्य प्रकाश बोला जाता है। विजिबल को आप बोल सकते हो दृश्य प्रकाश, ठीक, या रेज या प्रकाश आप कह सकते हैं, दृश्य प्रकाश। तो वेव सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी पर आता है, वो आप लोग अगर आप इसको प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 कलर में ही डाइवर्ट हो जाता है। मान लो ये प्रिज्म है, हाई स्कूल में आप इसको पढ़ेंगे, अगर हाई स्कूल में नहीं है तो आप, अगर हाई स्कूल में है तो आप पढ़ चुके हैं, ये प्रिज्म है, यहाँ श्वेत प्रकाश गुजारा जाएगा, तो पता है ये श्वेत प्रकाश है, और फिर ये 7 कलर में कैसे हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि ये इसे वर्ण का विक्षेपण कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो विचलन होगा वो बैंगनी का होगा, सबसे कम विचलन जो होता है वो रेड का होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये विवग्योर से, तो यहाँ वी ये हो जाएगा आई, यहाँ पर हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा वाई, और हो जाएगा ये ओ। तो इस तरह से ये आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें अगर तरंग दैर्घ्य की बात करें, कभी इसमें पूछ लेता है इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है कितनी नहीं, तो दृश्य प्रकाश की जो टोटल इसका अगर एवरेज निकाला जाए तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम इसकी तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक, दृश्य प्रकाश की। और इसमें सबसे ज्यादा अगर तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो ये तरंग दैर्घ्य का कौन सा क्रम है, ये बढ़ता क्रम। इससे पहले जो हमने बताया है वो ट्रिक में, तो सभी के लिए कौन सा क्रम है, वो घटता क्रम है तरंग दैर्घ्य का, लेकिन यहाँ पर तरंग दैर्घ्य का कौन सा क्रम है, ये बढ़ता क्रम है, ये सिर्फ विजिबल के लिए है। तो तरंग दैर्घ्य का रेडिएशन वो यहाँ पर लैम्डा का बढ़ता क्रम, ठीक, बढ़ता क्रम, ये तीर ऊपर है इसका मतलब है बढ़ता, और ये लैम्डा का मतलब होता है तरंग दैर्घ्य। ठीक, जब तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो इसकी जाहिर सी बात है कि एनर्जी इसकी घटती जाएगी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, वायलेट की होगी, यानी बैंगनी की सबसे ज्यादा होती है। ठीक, अब यहाँ पर आप याद रखें, तो विजिबल के बाद में जो भी आएगा, क्योंकि अभी हम लोग सोरे माइन विजाल्ट्रा, मतलब इसके बाद में ये विजाल्ट्रा उसमें होता है, तो विजिबल पढ़ रहे हैं, अल्ट्रा पढ़ना है, तो अल्ट्रा यूवी को परावैंगनी बोला जाता है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि इसको परावैंगनी क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, परावैंगनी। तो उसका नाम परावैंगनी क्यों पड़ा, अभी आप लोग यहां से समझेंगे। पहले यहाँ पे समझें कि इनमें सबसे ज्यादा किसकी तरंग दैर्घ्य होगी, रेड की, और एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ये
जो आवृत्ति या एनर्जी के है ये होती है विजिबल की, मतलब सॉरी वो वॉयलेट मतलब बैंगनी की। तो आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं, हाई स्कूल में इसको पढ़ेंगे, मैंने हाई स्कूल की वो हाई स्कूल में जो फिजिक्स है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से उसमें पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको इस क्रम को याद रखें, यहाँ पर याद रखें। सबसे ज्यादा जो वर्ण विक्षेपण होता है प्रकाश का, प्रकाश जो फैलता है तो जो प्रकाश फैलेगा कोई चीज है, ये इन सब में सबसे ज्यादा के कौन सा रंग फैलेगा, तो आपको पता है सबसे ज्यादा रंग फैलने का है ये वाला फैलेगा। यहाँ पर देखो विचलन सबसे ज्यादा इसका हो रहा है, जितना ज्यादा जिसका विचलन होगा उतना ज्यादा वो फैलेगा, इसीलिए खतरा उतरा का निशान जो होता है वो रेड बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम फैलता है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि किसका पृथ्वी पर सबसे ज्यादा विक्षेपण होगा, वर्ग का विचलन सबसे ज्यादा किसका होगा, तो वैज्ञानिक का होगा, सबसे कम रेड का होगा। तो आप इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विजिबल ये हो गया, विजिबल दृश्य प्रकाश होता है, जो प्रकाश हम लोग इंद्रधनुष में देखते हैं 7 कलर। ठीक, तो ये मिटा रहे हैं दृश्य प्रकाश को। और दृश्य प्रकाश के बाद में अब आ गया परावैंगनी। परावैंगनी को अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, ये मार्कर करते हैं, इधर ले लें। तो आप लिखें इसको परावैंगनी। ठीक, परावैंगनी को अल्ट्रा वायलेट या तो इसको यू से अल्ट्रा, वी से वॉलेट, ये बोला था यूवी। अब यूवी रेस होती है, इसको यूवी रेस क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने इसको बताया अभी आपको, ये बिग सबसे ज्यादा रेडिएशन इसकी और सबसे कम, सॉरी रेडिएशन नहीं, वेवलेंथ इसकी और सबसे कम इसकी होती है, मतलब ये हाई एनर्जी का होता है। इसके बाद में जो एनर्जी आएगी इसकी होती है, तो इसकी एनर्जी जस्ट इससे आगे होती है, ज्यादा होती है, इसीलिए इसका नाम होता है परावैंगनी। क्योंकि ये वायलेट मतलब होता है बैंगनी, यानी अल्ट्रा वायलेट जिसे हम लोग परावैंगनी कहते हैं, और परा मतलब होता है किसी चीज से ज्यादा, परे मतलब उससे आगे। तो इस तरह से ये बना हुआ है अल्ट्रा वायलेट या परावैंगनी। ठीक, तो आप इस तरह से याद रखेंगे। और ये जो अल्ट्रा वायलेट है ये 3 प्रकार की होती हैं, अल्ट्रा वायलेट, यूवीए और फिर यूवीबी और यूवीसी, ये 3 तरह की होती हैं। और ये जो परावैंगनी किरणें हैं ये सूर्य के प्रकाश से हमारी पृथ्वी पर आती हैं, और ये सूर्य के प्रकाश पे आती हैं तो सबसे ज्यादा अगर इनकी एनर्जी की बात की जाए, सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें होती है, ये हाईएस्ट एनर्जी वाली होती है। अगर बात की जाए एनर्जी की तो हाईएस्ट एनर्जी होती है किसमें? अल्ट्रावायलेट सी में। नंबर बी जो होता है ये होता है मिडिल वाली, और सबसे कम एनर्जी इसकी होती है। और सबसे ज्यादा पृथ्वी पर आती कौन है? तो सबसे ज्यादा पृथ्वी पर ये आती है। तो सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी पर पहुंचती है किसकी? ये क्या बना दें, तो सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी पर किसकी पहुंचेगी? वो पहुंचेगी अल्ट्रावायलेट ए की। अब ये सबसे कम खतरनाक होती है, अगर ये पहुंचती तो पृथ्वी पर ज्यादा आतंक होने वाला था, क्योंकि ये जो होती है हमारे पृथ्वी के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, इसको जस्ट आप नोट करें। और ये बहुत कम मात्रा में होती है, इसके साथ में आती है, लगभग 9% के आसपास होती है, 90% तो यही होती है। और फिर ये पृथ्वी पर आ नहीं पाती है, ये ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वापस चली जाती है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज और समझे कि इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, पूछ लिया जाता है। और ये अगर रोकी जाती है तो किसके द्वारा रोकी जाती है और शोषित की जाती है? तो वायुमंडल में एक परत है जिसको बोलते हैं समताप मंडल, और समताप मंडल में एक लेयर पाई जाती है ओजोन गैस की, O3 की। ओजोन गैस आने वाली परावैंगनी किरणों को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। तो ये इस तरह से ये पृथ्वी पर बहुत कम आ पाती है, इतनी मात्रा में आ पाती है जो हमारे लिए लाभदायक हो। अब अल्ट्रावायलेट जो होती है ये हमारे लिए शरीर में विटामिन डी के निर्माण में काम करती हैं। सबसे पहले हमारे लिए फायदे का काम करती हैं कि विटामिन डी का जो निर्माण होता है वो परावैंगनी किरणों से होता है। ठीक, आप ध्यान रखें, परावैंगनी किरणें जो होती हैं विटामिन डी के निर्माण में सहायता करती हैं। ठीक, अब उसके बाद में हम लोग दूसरा देखने वाले हैं कि इसके कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो इसका सबसे पहला रोग है, ये दोनों मिटा दे रहे हैं तब बताते हैं आपको। इसका सबसे पहला रोग जो है, आप ये विटामिन डी वाला रिवर्स करके नोट कर सकते हैं। सबसे पहला रोग है त्वचा का कैंसर। त्वचा का कैंसर हो जाता है, त्वचा झुलस जाती है। अगर आप लगातार, खासकर दोपहर के समय में अगर आप धूप में ज्यादा निकल रहे हैं तो अब त्वचा को मतलब जो खतरा है वो ज्यादा होने वाला है। ये त्वचा कैंसर हो जाएगा। नंबर 2, आंख में जलन होने से लगती है, आंख की बीमारी या मोतियाबिंद जिसे कहते हैं वो हो जाता है। आंख की बीमारी जिसे मोतियाबिंद कहते हैं ये हो सकता है। और नंबर 3 पर वनस्पतियों को भी ये नुकसान पहुंचाती है। तो वनस्पति जो होती है, वनस्पतियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। ये नुकसान है किससे? अल्ट्रावायलेट
रेस। और ये गलत हो गया क्या है? वो वनस्पतियां, हाँ अब सही है ना? हाँ। तो यहाँ पर वनस्पतियां जो है ये क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। और फिर ये जो ओजोन परत है यहाँ पर, इसके लिए एक आप एडिशनल क्वेश्चन नोट कर लें, पूछा जाता है पर्यावरण में, तो हम ये पढ़ा रहे हैं संस्कृत, लेकिन यहाँ पर आप लोग नोट कर लें। ओजोन के संरक्षण के लिए हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर या 16 सितंबर कुछ भी कहें आप, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, ये याद करें। और ओजोन की मोटाई जो होती है वो कहीं कहीं पर कम हो जाती है, ओजोन में छेद भी देखे गए हैं। तो अंटार्कटिका पर ओजोन के छेद मिले हैं, आप लोग ये याद कर सकते हैं कि अंटार्कटिका जो है वहां पर ओजोन के छिद्र पाए गए हैं। ठीक, ये है। एक क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है, तो मोटाई नापने के लिए इकाई होती है, तो उस इकाई का नाम यहाँ लेते हैं, उसका नाम है डाप्सन इकाई। तो ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है वो नापी जाती है डाप्सन इकाई द्वारा। ओके, तो आप इस तरह से ये एडिशनल जानकारी नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग इसको मिटा रहे हैं और पढ़ते हैं थोड़ा से आगे। आगे इसके बाद में ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब उसके बाद में फिर ट्रिक हमको ऐसे नहीं याद है, तो ट्रिक से हम लोग याद करते हैं। तो सोरे माइन विजाल्ट्रा, अल्ट्रा हो गया, अब एक्स आ गया, तो एक्स रे, तो एक्स रे के बारे में हमको पढ़ना है। तो एक्स रे क्या होती है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्स रे होती क्या है? तो एक्स रे कुछ नहीं होती है, एक्स रे वही चीज है, इलेक्ट्रॉन में कैसे, सबसे पहले कैसे बनती है, कैसे निकलती है ये। तो एक्स रे जो होती है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई किरण पुंज ये चलता है और चल करके किसी भी धातु, और धातु कैसी होनी चाहिए, एक हाई एटॉमिक वेट की होनी चाहिए, मतलब धातु का परमाणु भार ज्यादा होना चाहिए। तो किसी भी धातु से अगर ये टकराएंगी, धातु सतह से टकराती हैं, और टकराने के बाद में फिर ये जब इलेक्ट्रॉन समझते हो आप, तेज चलते हैं, लगभग प्रकाश की गति के आसपास के चलते हैं। तो ये जैसे ही टकराएंगे, टकराने के बाद में एक रेडिएशन उत्पन्न करते हैं, यानी हाई एनर्जी वाली वेव्स उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसी वेव्स को बोला जाता है एक्स रे। ठीक, तो एक्स रे कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी धातु की सतह पर, वो धातु कैसा होना चाहिए, वो धातु उच्च परमाणु भार वाला होना चाहिए, उससे जब टकराती हैं तो टकराने के बाद में वो क्या बनाती हैं, ऐसी एक किरण बनाती हैं जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्स रेज। इसकी खोज किसने की थी? तो एक्स रेज की खोज की थी विलियम, आप लोग लिख लें, विलियम रॉन्जन ने की। तो रॉन्जन ने एक्स रे को खोजा था। ठीक, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। इसको खोजा था 1895 में, 1895 में ये खोजा गया। ठीक, तो हम लोग इसके बाद में जो एक्स रेज हैं इसके उपयोग कहाँ होते हैं, अच्छा पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लेंगे, तब उपयोग हमको पढ़ने में ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे इसका उपयोग होते हैं। तो कोई अगर ब्लड है, मान लो ब्लड होता है, या फिर स्किन होती है, और इसके साथ में हमारा जो मसल्स है यानी मांसपेशियां हैं, आप मांसपेशियां समझ, मांसपेशियां, इसमें उतना ज्यादा घनत्व होता नहीं, इतनी ज्यादा घनी होती नहीं है। तो ये जो ब्लड है, स्किन है, इन सबसे आसानी से एक्स किरणें पार हो सकती हैं, मतलब इनको छेद करके, या इनकी भेदन क्षमता जो होती है इसमें कम घनत्व वाले पदार्थ में होती है, इससे इस पार से उस पार निकल जाते हैं। और लेकिन अगर कोई ठोस पदार्थ है, जैसे कोई धातु हो गई, इससे उस पार नहीं निकल पाए, या फिर जैसे आपकी हड्डी हो गई, हड्डी से इस पार उस पार नहीं निकल पाते हैं, तो जब हड्डी से इस पार नहीं निकल पाएंगे तो टकरा करके वापस आ जाएंगे, या तो नहीं जा पाएंगे तो फिर उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। तो इसी तरह से एक्स वैज्ञानिकों ने इसका यूज किया, किसके, एक्स रे का यूज कर दिया डॉक्टरी में, मतलब जो आपका चिकित्सा विज्ञान है उसमें। और किसी की हड्डी अगर टूटी है, कोई अगर अंदर खराबी है, या कोई चीज बढ़ रहा है, और हड्डी कहाँ पर गल गई है, कहाँ पर किसी को अंदर गोली धसी हुई है, गोली मार दी गई कहाँ पर है, तो आप एक्सरे की सहायता से आप उसको जान कर सकते हैं। क्यों, मान लो कोई यहाँ पर एक हड्डी से है और ये ऐसे टूट गई है, तो एक्सरे डाली जाएगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ब्लड होगा, या फिर और कोई मसल्स आ गया होगा, तो यहाँ से एक्सरे निकल जाएंगी, और यहाँ से नहीं निकल पाएंगी। तो यहाँ से जो एक्सरे निकल गई, यहाँ से नहीं निकल पाई, तो आपको ये
खाली स्थान दिखाई देगा यहाँ पर और यहाँ पर फिर ये पूरा पूरा मार्ग से प्रकाश है। जब परछाई कब दिखाई देती है, जब आपका प्रकाश उससे गुजर नहीं पाता है। ये मार्कर हमने ऐसे किया, उधर से प्रकाश देखो यहाँ पर हल्का सा बन रहा है। अब यहाँ पर जो हल्का सा बन रहा है, ये क्यों बन रहा है, क्यों, क्योंकि प्रकाश से गुजर नहीं पा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से वैसे एक्स किरणें जब गुजर नहीं पाएंगी तो आपको ये उतना आसानी हो जाएगी। तो इसका उपयोग किया जाता है चिकित्सा विज्ञान में। ठीक, तो हम इसको मिटा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं एक्स किरणों के बाद में आगे। फिर हम लोग बढ़ेंगे एक्स किरणों के बाद में गामा। गामा किरणें या विकिरण बोल दो, आप किरण बोल दो, गामा विकिरण। तो गामा विकिरण हमने आपको पढ़ाया है, आप लोग एक वीडियो देख सकते हैं रेडियो एक्टिविटी की, क्योंकि हमने जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें 3 किरणें निकलती थी, अल्फा, बीटा और गामा। तो गामा यहाँ पर होती है, इसकी भैया भेदन क्षमता बहुत होती है। तो आप लोग लिख लें उच्च भेदन क्षमता होती है, उच्च भेदन क्षमता वाली होती है। नंबर 1 उच्च भेदन, तो गड़बड़ दिख रहा है वहां से, थोड़ा मिल गया था ना। तो उच्च भेदन क्षमता वाली होती है। नंबर 2 ये होती है आवेश विहीन, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं होता इसलिए सीधी निकल जाती है। तो आप लिख सकते हैं आवेश विहीन होती है। ठीक, ये आवेश विहीन होती है। और नंबर 3, ये जो नंबर 3 है इसका, ये कैंसर पैदा कर सकती है, कैंसर पैदा कर सकती है, क्योंकि ये हाई एनर्जी वाली होती है। जब उच्च इसकी भेदन क्षमता होगी तो एनर्जी इनकी हाई होती है। तो इस तरह से ये उच्च भेदन क्षमता वाली होती है और कैंसर पैदा कर सकती है। और त्वचा को आराम से, हड्डी उड्डी को आराम से ये पार करके निकल जाती है। धातु की चादर को, मोटी मोटी चादर को ये आराम से पार कर जाती है। ठीक, तो ये होती है और इसके बारे में हमने इसके सारे प्रॉपर्टीज बताई हैं। तो आप लोग जो रेडियो एक्टिविटी की मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग सर्च करना रेडियो एक्टिविटी और एमएस करियर क्लासेस, तो वहां पर आ जाएगा। ठीक, तो फिर ये मिटा रहे हैं, उसके बाद हम लोग गामा विकिरण के बाद पढ़ रहे हैं कौन सा, कास्मिक किरणें। ठीक, तो कास्मिक किरणें के बारे में पढ़ें। यहाँ पर देखो कास्मिक किरणें। ठीक, ये कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं, तो कास्मिक किरणें को अंतरिक्ष किरणें भी कहते हैं। कौन सी किरणें, अंतरिक्ष किरणें। अंतरिक्ष किरणें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर से, मतलब पृथ्वी के जो हमारा वायुमंडल है इसके ऊपर से, जैसे सूर्य हो गया और दूसरे जो पिंड हो गए उनसे आने वाली लगातार से बौछार होती है ना, उस तरह से आने वाली किरणें होती हैं जो हमारे पृथ्वी पर आती हैं, और इसीलिए इसको बोला जाता है अंतरिक्ष किरणें। तो नंबर 1 और नंबर 2 इसका हो गया कि ये उच्च ऊर्जा वाली, उच्च क्योंकि सबसे कम तरंग दैर्घ्य और सबसे ज्यादा ऊर्जा इसकी होती है, उच्च ऊर्जा वाली विकिरण होती है। और इसमें क्या क्या होता है, तो ये किसके बनी होती है, तो ये प्रोटॉन व अल्फा पार्टिकल्स की बनी होती है, अल्फा कण और प्रोटॉन्स की बनी होती है। कौन, एक कॉस्मिक रेस। ठीक, तो ये हुई हमारी कॉस्मिक रेस के बारे में जानकारी। ठीक, तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी वो हमको आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर हम लोग इसके बाद में मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।